नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि हम बहुत सारे वीडियो पहले भी बना चुके हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपका। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी आते रहते हैं। तो हम उस टॉपिक को जो कल जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे हम इसको बढ़ाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम पढ़ रहे थे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को हमने दो भागों में बांटा था। एक गणितीय माध्य जिसमें हम समानांतर माध्य जो आपके सिलेबस के अंदर है, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य जो है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं किया है। हम आगे बढ़ते हैं कि समानांतर माध्य जो है वो हमारा पूरा हो चुका है। समानांतर माध्य हमने सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी से समानांतर माध्य ज्ञात किया, खंडी श्रेणी से हमने समानांतर माध्य ज्ञात किया और फिर सतत श्रेणी से हमने समानांतर माध्य ज्ञात किया। सतत श्रेणी से समानांतर माध्य ज्ञात करने की हमने तीन विधियां पढ़ी। प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करना, काल्पनिक विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करना और पद विचलन विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करना। अब हम केंद्रीय प्रवृत्ति के दूसरा जो माप था जिसे हमने स्थिति माध्य नाम दिया था, और स्थिति माध्य के दो माप थे, एक तो था माध्यिका और दूसरा था बहुलक। तो हम सबसे पहले माध्यिका करते हैं और उसके बाद बहुलक करेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पूरे हो जाएंगे। तो आज हम स्थिति माध्य का पहला माप ले रहे हैं, माध्यक या माध्यिका। माध्यक या माध्यिका। तो माध्यिका जो है वो भी हम तीन भागों में इसे विभाजित करके फिर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी जो हमने समांतर माध्य में किया था, फिर खंडी श्रेणी और फिर सतत श्रेणी। ये तीनों के तीनों श्रेणियां हमने माध्य में पढ़ा है। तो देखिए इधर व्यक्तिगत श्रेणी लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, अब व्यक्तिगत श्रेणी क्या होगी कि आपको संख्याएं दे रखी होगी, जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 बाह्य संख्याओं का, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का। ऐसे जब प्रश्न आते हैं या कुछ संख्याएं दे रखी होती है, उनका माध्यिक ज्ञात करना हो या माध्यिका ज्ञात करनी हो, तब हम कैसे इसको हल करते हैं वो देखिए। व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यिक कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहला कार्य क्या करना है, व्यक्तिगत श्रेणी से जब भी हम माध्य ज्ञात करें तो सबसे पहला कार्य है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। अब हमें जो संख्याएं दी गई है उन संख्याओं का हम आरोही क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। देखो इधर संख्याओं का आरोही क्रम हल लिखते हैं, ध्यान देना। संख्याओं का आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम। संख्याओं को सबसे पहला कार्य करना है, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब जैसे संख्याओं का आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। यानी सीढ़ियों पर चढ़ना जो होता है वो आरोही क्रम होता है। तो सबसे छोटा मान क्या है, 3, उसके बाद में 4, फिर 5 दो बार आया है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 5 5, उसके बाद में 6, फिर 7 और उसके बाद में 8। इस प्रकार से आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। अब हमें क्या करना है कि संख्याओं को गिनना है। संख्याओं को गिनना है कि संख्याएं कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कुल संख्याएं कितनी होगी, 7। और 7 जो अंक है वो विषम में आ रहा है। तो विषम संख्याओं के लिए माध्य कैसे निकालना है, तो देखो इधर विषम संख्याओं के लिए माध्यक, संख्याओं के लिए माध्यक, विषम संख्याओं के लिए माध्यक। देखिए विषम संख्याओं के लिए माध्यक क्या करना है आपको, n यानी संख्याएं कितनी है वो n प्लस 1 संख्याओं में 1 जोड़ दो और उसका आधा करो। वो जो पद आता है वो पद गिनकर पता कर लीजिए, वो उसका माध्य कहलाएगा। अर्थात संख्याएं कितनी हैं, 7 प्लस 1/2, 7 और 1 कितने हो गए, 8, 8/2 यानी
चौथा जो पद होगा वो चौथा पद क्या कहलाएगा, माध्यक। यहां से गिनिए 1 2 3 और चौथा पद, अर्थात चौथा पद कितना है 5, अतः माध्यक क्या है, अतः माध्यक, अतः माध्यक, अतः माध्यक कितना हो गया, अतः माध्यक हो गया आपके 5, अतः जो माध्यक आया है वो 5 है। ये विषम संख्याओं के लिए हो गया। सबसे पहला कार्य क्या करना है, व्यक्तिगत श्रेणी में दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, छोटे से बड़े क्रम में लिख देना है, ये छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें उन आरोही क्रम में लिखने के बाद संख्याओं का पता करना है कि कितनी संख्याएं, संख्या यदि विषम में, अब देखो यहाँ संख्या 7 आ गई, 9 आ गई, 11 आ गई, तो ये संख्या विषम में आती है। और विषम संख्याओं के लिए माध्यक निकालने का तरीका है n+1/2, यानी n जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़कर उसका आधा कर लो, तो 7 में 1 जोड़ दिया 8 और 8 का आधा किया तो 4 आ गया, यानी अर्थात उन संख्याओं में जो चौथा पद होगा वो चौथा पद क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। अतः इन संख्याओं का चौथा पद देख लो 1 2 3 4 और चौथा पद क्या है 5 है, और 5 इसका क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ये सम संख्याओं के लिए। अब देखिए व्यक्तिगत श्रेणी, अब हम संख्याएं थोड़ी बढ़ा देते हैं। अभी हमने 7 संख्या ली थी, अब मैं एक और संख्या बढ़ा लेता हूं, यानी संख्याएं 8 या 6 कर देता हूं। तो हमारे पास संख्याएं मान लो इस प्रकार से है 4 3 6 फिर 4 3 और 5, इस प्रकार से हमें संख्याएं दी गई है। तो हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं कितनी हो गई, अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गई, यानी पहले 7 थी तो विषम थी, अब 6 हो गई, यानी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। देखो सम संख्याएं हो तो माध्यक कैसे निकालेंगे, जब व्यक्तिगत श्रेणी में संख्याएं 6 आ जाए यानी सम में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला कार्य तो वही है कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो, संख्याओं का आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम। अब देखिए संख्याओं का आरोही क्रम लिखते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे 3 फिर 3 फिर 4 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, इस प्रकार अब संख्याएं कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी सम संख्या। और सम संख्याओं के लिए माध्यक देखें, सम संख्याओं के लिए माध्यक, संख्याओं के लिए माध्यक। अब सम संख्याओं के लिए माध्यक कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सम संख्याओं के लिए माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि n/2 करना होगा और उसमें 1 जोड़ना है, n/2 और प्लस क्या करना है, 1 जोड़ना है, समझा रही, n/2 और उसमें 1 जोड़ना है। अब हम n कितनी है, n कितनी है, सबसे पहले तो हमें निकालो n/2 व दूसरा निकालना n/2 प्लस 1 वे पद का औसत, ये दोनों चीजें निकाल दो। पहले n/2 निकाल दो, n/2 यानी संख्याएं कितनी है 6/2 व दूसरा क्या करना है 6 में 2 का भाग देना और 1 जोड़ना है। 6/2 कितना हो गया, 6/2 हो गया 3 और 6/2 3 और प्लस 1 किया तो क्या हो गया 4। तीसरा व चौथा जो पद है उनका क्या निकालना है, तीसरा व चौथे पद का औसत निकालना है, वो उसका माध्यक कहलाएगा। तीसरा पद देखो 1 2 3, तीसरा पद क्या है 4 और चौथा पद क्या है वो भी 4 और उनका औसत निकालना है। तो दोनों संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ो, कितनी संख्या है, तो संख्याओं का योग बटे संख्या, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हो जाएगी। दो संख्याएं 4 + 4 कितने हो गए 8 और 8 में 2 का भाग दे दिया, 8 में 2 का भाग दिया कितने बार गया 4 बार, अतः माध्यक कितना हो गया, अतः माध्यक हो गया आपके 4। ये इसका हो गया सम संख्याओं के लिए माध्यक। ये है व्यक्तिगत श्रेणी से सम और विषम संख्याएं, अलग अलग संख्याएं दे रखी हो तो उनका माध्यक कैसे निकाला जाता है वो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं।
विषम आती तो हम n प्लस 1/2 पद जो होता वो उसका माध्यक कहलाता। और यदि अब हम देखते हैं कि विषम नहीं है, सम संख्याएं हैं, तो उसके लिए माध्यक कैसे निकालेंगे, n/2 वह पद, वो n/2 प्लस 1वां जो पद आएगा उन दोनों का औसत ज्ञात कर लेंगे और वो औसत क्या कहलाएगा, माध्यक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 में 2 का भाग और 6 में 2 का भाग, देखिए एक जोड़ा, 6 में 2 का भाग तीसरा पद और 6 में 2 का भाग 3 और एक जोड़ा तो चौथा पद। तीसरा व चौथे पद का औसत निकालेंगे, तीसरे व चौथे पद का औसत कितना आ गया, 4 आ गया। अतः माध्यक क्या हो गया, अतः माध्यक हो गया 4। अतः माध्यक बराबर क्या लिखेंगे, 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। ये है माध्यक व्यक्तिगत श्रेणी। अब है खंडित श्रेणी से माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं या माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है वो देखिए। अब खंडित श्रेणी में क्या होगा, एक तो वर्ग चिन्ह दे रखा होगा, x का मान दिया गया होगा, और दूसरा होगा बारंबारता में, जैसे हमने समांतर माध्य में भी खंडित श्रेणी ली थी जिसका हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था, वैसे ही खंडित श्रेणी यहाँ आ रही है। और इस खंडित श्रेणी का माध्यक या माध्यिका हम ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो आपको खंडित श्रेणी दी गई है उस श्रेणी को संचयी बारंबारता श्रेणी में परिवर्तन करना। कैसे, मैं नई सारणी नहीं बना रहा हूं, उसी में आप नई सारणी बनाओगे जिसमें पहला कॉलम बनाओगे, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह x का मान जो दिया गया ये, दूसरा कॉलम बनाओगे बारंबारता जो ये, और तीसरा कॉलम इसी के साथ मैं जोड़ रहा हूं, तो आपको अलग सारणी बनानी है। तो इस प्रकार से ये तीसरा कॉलम बनेगा जिसमें मैं लिख रहा हूं CF, और CF का अर्थ था संचयी बारंबारता। देखो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता का निर्माण करेंगे। संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है, बारंबारताओं के अगले योग से। जैसे पहली संचयी बारंबारता, पहला जो बारंबारता है वही पहली बारंबारता, पहली संचयी बारंबारता कहलाती। अगली बारंबारता के साथ जोड़ दो, अगली बारंबारता कितनी है 5, और 5 और CF कितना है 4, जोड़ दो 5 4 कितने हो गए 9। अब अगली संचयी बारंबारता आ गई 9। अब संचयी बारंबारता देखो कितनी है 9, और बारंबारता 3 जोड़ दीजिए 12, 12 और 6 जोड़ दो 18, 18 और 4 जोड़ दो 18 और 4 जोड़ दिए कितने हो गए 22। तो संचयी बारंबारता इस प्रकार से बनेगी। पहली बारंबारता जो है वो लिख दो, अगली बारंबारता के साथ संचयी बारंबारता को जोड़ो, नई संचयी बारंबारता आ जाएगी। जैसे 4 और 5 9, 9 और 3 जोड़ा 12, 12 और 6 जोड़ा 18, 18 और 4 जोड़ा 22। इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता बने। अब हमें इस संचयी बारंबारता बनाने के पश्चात क्या करना है कि इस संचयी बारंबारता का जो अंतिम मान है या फिर बारंबारताओं का योग है, जो माध्यिकाओं यानी जो ये योग है वो कहलाएगा बारंबारताओं का योग, जिसे n से प्रदर्शित किया जाएगा। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, n से प्रदर्शित करेंगे, जो संचयी बारंबारताओं का योग होगा। अब बारंबारताओं का योग करते हैं, देखो 4 5 9 3 12 6 18 4 22, यानी बारंबारताओं का योग कितना आया 22 आया, जो अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए 22 आया जो इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, जो बारंबारताओं का योग आया है उसका आधा कर लेंगे। बारंबारताएं कितनी है 22 है, योग कितना आया 22, और 22 में 2 का भाग दिया कितना आया 11। तो देखिए इधर कि n/2 का जो मान आता है उससे ठीक बड़ी संचयी। अब देखिए कि माध्यक क्या होता है, सीधा उत्तर है कि n/2 का मान निकालो। n/2 का मान देखिए यहां पर हमने निकाला, कितना प्राप्त हुआ 11। अब लिखेंगे 11 से ठीक बड़ी, 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग चिन्ह, संगत वर्ग चिन्ह माध्यक कहलाता, वर्ग चिन्ह माध्यक कहलाता है। अतः माध्यक जो है वो क्या होगा, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए।
हमने क्या निकाला कि संचयी बारंबारता प्राप्त कर ली कि बारंबारता और बारंबारता को अगली बारंबारता को जोड़ते हुए हमने संचयी बारंबारता बनाई और फिर बारंबारताओं का योग जिसे n से प्रदर्शित किया और n होता है बारंबारताओं का योग। अब बारंबारताओं का जो योग आया है n/2 तो 22 में 2 का भाग दिया कितने बार गया 11 बार, ये 11। अब हम क्या करेंगे जितना बारंबारताओं का योग का आधा आएगा जैसे इसमें 11 आया, जो भी अगला कोई भी प्रश्न हो उसमें बारंबारताओं का योग का आधा जो आएगा उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। देखो 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इससे बड़ी देखो संचयी बारंबारता 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 12 है, तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये रही। उसके संगत यानी साथ में, संगत यानी साथ में ये दो मान है, संगत वर्ग चिन्ह और ये है बारंबारता और ये है वर्ग चिन्ह। संगत वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह कितना है 3 है, तो संगत वर्ग चिन्ह माध्यक कहलाता है। अतः माध्यक क्या हो जाएगा, अतः माध्यक होगा 3, अर्थात इस खंडी श्रेणी का माध्यक हमने निकाला और वो माध्यक कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। तो ये दो चीजें हो गई, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, दूसरा खंडी श्रेणी से माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे सतत श्रेणी से माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। सतत श्रेणी से माध्यक हम कल पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी वीडियो जो है अच्छे लग रहे हैं और घर बैठ के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे बहुत सारे 17वां लेसन ले लीजिए एक एक प्रश्नावली के अंदर। अभी तक जो हम माध्यक पढ़ रहे हैं लगभग 17.6 तक की जो प्रश्नावलियां हैं वो हम लगभग पढ़ चुके हैं। आगे भी और हम पूरा माध्यक का जो सतत श्रेणी है उसको भी लेंगे, बहुलक है उसको भी लेंगे, तो और भी वीडियो होंगे जिसमें मैं ये बताऊंगा। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, इसके चलते पूरा विश्व भर जो है इससे अछूता नहीं रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पर रहेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और धन्यवाद।